करूँगी जब मेरी शादी हुई तब मुझे एक बैंक की स्लिप बुक बनना नहीं आता था और आज ये है कि मैं कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं हूँ। मैं 10th में एक बार फेल हुई। उस बच्चे की माँ को उसके जलते हुए उसने अपनी आँखों से देखा कि इतना छोटा 13 साल 14 साल का बच्चा इतनी बड़ी दारू की खेप लेके आया था तो क्या था? हम लोग एक गेम खेलते मैं बोर्ड में जाके तो पासिंग पहले बॉल पास करवाती हूँ, जिसके हाथ में आया उसको अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव बताना, एक बुरा अनुभव बताना। कल मुझे एक औरत सपने में आई थी और मुझे कहा कि मेरे बेटे को बचा लो। और उस बच्चे ने कहा मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ बर्तन मांजूंगा लेकिन मैं दारू नहीं बेचूंगा। और हमने एक टीम बनाई, टीम में मिलके काम किया, ऑपरेशन समर्थ नाम दिया। 156 जगह पे एक ही दिन में छापेमारी की। एक ऐसी रिपोर्ट हमने सुनी है जहाँ पे 9 में से रादर 8 केसेस ही रेप के रिपोर्ट होते हैं। तो क्या ये डर, ये सामाजिक दबाव, क्या न्याय के उसमें रुकावट बनता है? ऐसे निर्भया कांड के बाद भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं। कि किसी भी देश को खत्म करना हो ना तो उसकी संस्कृति को खत्म करो। मेरे हिसाब से यूथ को गलत दिशा इन वेब सीरीज की वजह से मिल रही है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं देखोगे तो कोई और देखने नहीं आएगा। रेप के बाद की भयानकता रेप शब्द से बहुत गंभीर है। इनके लिए लॉ का कोई प्रोविजन नहीं है। लॉ मतलब प्लस इन लोगों को कोई परेशान ना करे या इनकी जो छवि है उसको लेके कोई प्रोविजन है? नहीं, मैं तो कहूंगी कि ये एक्चुअल समाज सेवा है। आज अगर हम क्रिमिनल बच्चों को नहीं सुधारेंगे तो यही बच्चे हमारे समाज में आएंगे, हमारे बच्चों के सामने। ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड अब्यूज, साइबर हैरेसमेंट, इस तरीके के कई मुद्दे हैं जिससे हमारा समाज संक्रमित है और हमें जागरूकता की जरूरत है। इसलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम वेल्थ एंड विजडम की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मुद्दा यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें सांस्कृतिक योद्धा का टाइटल दिया गया है, जो गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित है और वो एक एडवोकेट भी है। ये समाज के लिए एक ऐसे पहलू पर काम कर रही है जो शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस पहलू तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। आइए हम वेलकम करते हैं एडवोकेट प्रतिभा देसाई जी को। प्रतिभा जी की अद्वितीय प्रतिभा के बारे में, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, वो क्या क्या फील्ड में काम कर रही है, ये सारी बातें हम उन्हीं के जबानी उनसे ही जानेंगे। एंड वी रियली बिलीव आज का ये एपिसोड आपके दिल को छू जाएगा। आज प्रतिभा जी, हम आपका इंट्रोडक्शन देने की जगह हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। तो आपके बचपन से हम सुनना चाहेंगे, आपने क्या जर्नी अभी तक? जी, मैं सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी हुई हूँ। वहाँ से मेरा प्राथमिक जो एजुकेशन है वो सौराष्ट्र में हुआ। उसके बाद 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक मैंने साधना गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद एमटीबी आर्ट्स कॉलेज और उसके बाद वीटी चौकसी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैंने जहाँ-जहाँ पढ़ाई की, आज सभी स्कूल में अलग-अलग पोस्ट पे हूँ। लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर से दूँगी दर्शकों को, कभी अपने आप को गिव अप मत करो, कभी हार मत मानो। मैं अपनी बात करूँगी जब मेरी शादी हुई तब मुझे एक बैंक की स्लिप बुक बनना नहीं आता था और आज ये है कि मैं कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं हूँ। मैं गुजराती मीडियम से पढ़ी थी लेकिन सब कुछ आज मुझे आता है। मैं 10th में एक बार फेल हुई थी। क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा माहौल था कि भई घर में बहुत बड़ा परिवार था, काम करो, ना ट्यूशन, ना पढ़ाई का ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 10th में मैं फेल हो गई, मुझे लगा मैं मर जाऊँ, मुझे नहीं जीना है। मैं घर पे नहीं जा रही थी, मैं पार्किंग में बैठ के 2 घंटा रोई। मुझे लगा आज मैं मर मर जाऊँगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगी। फिर मैंने अपने आप ऐसे सोचा कि मैं अगर मर गई तो मेरे पापा को लोग क्या कहेंगे, कि आपकी बेटी क्यों मर गई? ऐसे तो शायद मेरे पापा बहुत बदनाम होंगे, तो मैं अपने पापा को बदनाम नहीं होते हुए देखती। इसी वजह से मैं घर पे गई और पापा से मिलने गई, तो पापा ने कहा, "अरे बेटा, तू तो 10 तक तो तू पढ़ी है, मैं तो 7वीं तक ही पढ़ा हूँ। हाँ, तो तू तो मेरा गुरु है, कोई बात नहीं, हम अगले साल पास हो जाएँगे।" फिर मैंने और मेहनत की, मैं वापस से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम दी, मैं पास हो गई। फिर मैंने इतनी मेहनत की कि मैं 11वीं में पूरे स्कूल में टॉप 3 में आई। बहुत बढ़िया। 12th में मैंने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा
और प्रगति होती गई। आज मैं सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की मेंबर हूँ, वीटी चोकसी लॉ कॉलेज की सेल्फ फाइनेंस कमिटी में हूँ, फिर रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज की एंटी रैगिंग कमिटी में हूँ, एसबीआई बैंक की पूरे साउथ गुजरात की एंटी रैगिंग कमिटी में हूँ, कलेक्टर ऑफिस की जितनी भी शाखा है सबकी एंटी रैगिंग कमिटी में हूँ। तो औरत, ऐसा नहीं होता कि औरत नहीं कर सकती, वो घर भी संभाल सकती है, बिजनेस भी संभाल सकती है, देश भी संभाल सकती है, समाज भी संभाल सकती है और समाज सेवा भी कर सकती है। बस आप ठानो और आप घर से बाहर निकलो। क्या बात है। ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ स्टोरी अपने आप में एक इंस्पिरेशन थी, और आज जो आप इतने लोगों को वापस समाज में पुनर्स्थापन वाला कार्य कर रहे हैं, तो वो शायद आपकी अपनी जर्नी से स्टार्ट हुआ है। जी। हाँ, हाँ। बच्चों को लगता है कभी फेल हो जाते ना तो कभी मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन दुनिया कभी भी खत्म नहीं होती। ये मैं Right. फैमिली केस में भी हमेशा बोलती हूँ, डिवोर्स केस में भी बोलती हूँ कि दुनिया खत्म नहीं होती, जहाँ खत्म होती है वहां से एक नई शुरुआत होती है। कभी भी गिव अप मत करो, लड़ाई लड़ो, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो जाता है उससे अच्छा आता है, तो बस आगे बढ़ो। So actually even I was very much shocked. अभी कुछ महीने पहले कोलकाता डॉक्टर रेप केस हुआ था, यस। उसके पहले जो निर्भया कांड हुआ था, ऐसा लगता है ये सारी चीजें हमारे समाज को और सिस्टम को एक सवाल के घेरे में खड़ा कर। कैसा लगता है इस चीज को, मतलब आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? हाँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा था कि जो डाकू लोग थे, जो बारवटिया बोलते हैं, तो वो लोग भी ऐसे थे कि स्त्री सम्मान के लिए जान देते थे। वो किसी को लूटेंगे लेकिन स्त्री की इज्जत कभी नहीं लूटते थे। और आज के समाज में ऐसा हो गया है कि स्त्री की इज्जत को पहले लूटना है, उसकी इज्जत को पहले उछालना है। तो हर इंसान को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, स्त्री को सम्मान की भावना से देखनी होगी, तभी हमारा समाज अच्छे से सुशासन में आएगा, एक संस्कार में आएगा। मैं जुवेनाइल बोर्ड पे थी, मेरे पास कई क्रिमिनल बच्चे आते थे, तो मैं अदर उसको मदर केयर देती थी। बोर्ड से उठ के उसका न्यायिक दिलाना, उसके बाद मैं जाके अंदर बोर्ड के अंदर उसका ट्रीटमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती थी, उसके साथ बात करती थी, एक माँ के तरह। तो मुझे कई चीज़ें मिलती थी कि वो बच्चे क्रिमिनल क्यों हैं? और क्रिमिनल कभी कई बार कैसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि भी माता-पिता और परिवार का जो माहौल होता है, वो ऐसा नहीं होता जो उनको मिलना चाहिए। एक छोटी-सी स्टोरी मैं कहूँगी, एक बच्चा था, मैं नाम नहीं लूँगी, आज वो टेम्पो चालक है, तो अखबार में भी उसकी स्टोरी आई थी। उस बच्चे की माँ को उसके जलते हुए उसने अपनी आँखों से देखा और उसके दिमाग में इतना बुरा असर पड़ा कि भी मेरी माँ, मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो बस वो हमेशा डरा हुआ रहता था, कन्फ्यूज़न में काम करता था। एक बार ऐसा हुआ, उसकी माँ मरने के बाद जो बेटा है, वो मामा के घर पे और जो बेटी थी, वो बुआ के घर पे थी। तो बेटी ने भाग के शादी कर ली। उसके बाद इस बच्चे को ताना मारते थे कि देख तेरी बहन तो भाग के शादी कर दी, ऐसा है, वैसा है। तो बच्चा उस घर से भाग के सूरत आ गया। सूरत उधना स्टेशन पे बैठा हुआ था, वहाँ एक बुटलेगर मिला, उसको अपने घर पे लेके गया और दारू की खेप मरवाने का जो काम था, वो करवा रहा था। ओके। एक बार वही दारू लेके आ रहा था और रेलवे पुलिस ने उसको पकड़ लिया और हमारे पास जुवेनाइल बोर्ड पे लाया। तो मैंने जब उससे बात की कि इतना छोटा 13 साल 14 साल का बच्चा इतनी बड़ी दारू की खेप लेके आया था, तो क्या था? तो जैसे मैंने बात की तो पूरी स्टोरी इसने बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। हम लोग एक गेम खेलते हैं, मैं बोर्ड में जाके, तो पासिंग पहले बॉल पास करवाती हूँ, जिसके हाथ में आया उसको अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव बताना है, एक बुरा अनुभव बताना है। तो उससे मैं जीवन का पता लगा लेती हूँ कि ये बुरा है या क्रिमिनल है तो किस वजह से और किस कोने में हमें काम करना है। तो उस बच्चे ने बताया मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल ये है कि मेरी माँ ने मुझे प्यार से हाथ फिराया था और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। जीवन का सबसे बुरा पल ये था, मेरी माँ को मैंने जलते हुए देखा था। तो मुझे पता चला कि उसकी दुनिया माँ के इर्द-गिर्द थी। राइट। फिर क्राइम की बात हुई कि क्या क्राइम किया था, तो उसने कहा कि भी मैं तो अपने आप को सुल्तान मिर्ज़ा समझ रहा था कि मैं पूरी सूरत खरीदने आया हूँ यहाँ से, महाराष्ट्र से, और ये सूरत खरीद लूँगा, मैं यहाँ का बादशाह बनूँगा, सबसे बड़ा बुटलेगर बनूँगा, ये सोच के मैं ये सब कुछ काम कर रहा था और बच्चा हूँ तो छूट जाऊँगा। फिर मैंने कहा जो तेरा सपना क्या था? तुझे बनना क्या था? जब छोटा था कब कुछ तो सपना बन देखा होगा। तो उसने कहा मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन अब तो मैं क्रिमिनल बन गया, अब मैं नहीं बन पाऊँगा। फिर उस बच्चे को समझाया मैंने कहा अभी भी तू कर सकता है।
हाँ, तेरी माँ है तेरे साथ में। शायद उसी माँ ने मुझे बोला, कल मुझे एक औरत सपने में आई थी और मुझे कहा कि मेरे बेटे को बचा लो, तो और तू मुझे मिला, तो शायद तेरी माँ ने ही संकेत दिया। तो फिर वो बच्चा एकदम भावुक हो गया, गले लग गया, बोले सही में आप मेरी माँ बनोगे, सही में मेरी माँ बनोगे। तब से मैंने उसको अपना बेटा बनाया और उसको पूरा दुनियादारी क्या है, सही क्या है, वो सब समझाया। उसके फादर को बुलाया और समझाया कि इसको छुड़ाओ आप, क्योंकि हम लोग जो मतलब बच्चे को उसके पिता को ही दे सकते हैं। राइट। उसके पिता लेके चले गए, उसके बाद वापस उसकी लड़ाई हुई, वो बच्चा घर से वापस भाग गया, फ्रेंड के इधर गया, वहाँ भी वो ठीक नहीं था, वही बुटलेगर के पास वापस गया और बुटलेगर ने उसको वापस से दारू की खेप के लिए लगाया। और उस बच्चे ने कहा मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ बर्तन मांजूंगा लेकिन मैं दारू नहीं बेचूंगा। वाह, क्या बहुत हाँ, बात है। तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की पल थी, लेकिन वो बुटलेगर ने उसको मारने की कोशिश की, वहां से भागा, जुवेनाइल बोर्ड पे आया और वहां से मेरा कांटेक्ट किया, मैंने अपने घर पे रखा उसको और घर पे 15-20 दिन रखा होगा और उसके बाद मैंने मार्केट पे काम पे लगाया और बहुत अच्छे व्यापारी के इधर वो टेम्पो चालक बना है। आज वो खुद 3 टेम्पो का मालिक है बहुत सुंदर, और 3-4 लाख अपनी मेहनत से कमाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या काफी बात है। इंस्पायरिंग है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते एक माँ वाला जो टच है ना, वो एक महिला ही दे सकती हाँ, है। तो ये जो आप ये जुवेनाइल बोर्ड में बच्चों से आप जो रिलेट कर रहे हैं, तो एक फीमेल से ज्यादा अच्छा कोई कोई नहीं टच समझ नहीं दे सकता। सकता। हमारे पास ड्रग्स वाले बच्चे आते थे, रेप विद मर्डर वाले बच्चे आते थे और नशा तो ऐसा, एक बच्चे की बात ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी, ड्रग्स की कितनी भयानकता है। अ, बच्चा आया था, हर तरीके का नशा करता था। ओके। आके हम जैसे बोर्ड पे थे तो हमारे सामने भी एकदम जुनून से हमें मार दे वैसा वो कर रहा था, बिहेवियर उसका था। अंदर बोर्ड में गए, मतलब बोर्ड में जैसे हम लोग लेके गए उनको, तो उन्होंने अंदर जाके ट्यूबलाइट फोड़ दी, टीवी फोड़ दिया, हनुमान चालीसा रखी थी वो लेके वो खाने लगा, कोलगेट रखी हुई थी वो चबा के खाने लगा, इतनी भयानकता से किसी अपने आप को ओके। हार्म कर रहा था। 2 गार्ड को बुलाया, उसको बाकायदा पकड़ के बिठाना पड़ा गार्ड के साथ अंदर। हम्म। फिर तुरंत पुलिस को बुला के मैंने सिविल में उसको एडमिट करवाया। 1 हफ्ता वो एडमिट रहा, तब जाके वो उस नशे से बाहर आया। उसको बाहर। पता चला मैं कहाँ हूँ। ओके। फिर धीरे-धीरे उससे बात करते-करते उसका नशा छुड़ाया। उसके माता-पिता जो अलग थे, उसको एक करने की कोशिश की और आज वो बच्चा गैरेज में काम करता है। बहुत क्या बढ़िया। बात। उसको नशा मुक्ति केंद्र में मैंने 1.5 महीना रखा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, बच्चों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तब हमारे कमिश्नर से सतीश शर्मा जी, हम्म। तो मैं सतीश शर्मा जी से मिली और हमने बातचीत की। उन्होंने एक टीम दी पूरी, उनमें ये पीसीबी के आर सरवैया सर थे और चौधरी साहब थे, हम्म। अभी एसीबी में है। तो चौधरी साहब की टीम सिविल यूनिफॉर्म में हमारे पास आई, बच्चों से बातचीत की और हमने एक टीम बनाई। टीम में मिलके काम किया, ऑपरेशन समर्थ नाम दिया। ओके। 156 जगह पे एक ही दिन में छापेमारी की, जहाँ-जहाँ नशे की चीज़ें बिक रही थी, उसको सबको बंद करवाया, उस आरोपी को सज़ा भी दिलाई और उस जो भी बच्चे हमारे पास थे, उसको हम लोग नशा मुक्ति केंद्र भेजते थे। वहाँ से छूटने के बाद उसको माता-पिता के साथ पुलिस कमिश्नर के पास आना होता है और वहाँ उनकी काउंसलिंग होती है। अगर उसको नौकरी की ज़रूरत है, तो हम नौकरी देते थे, अगर उसको और कोई काम की ज़रूरत होती, तो ऐसे काम देते थे और उसको पूरा समाज में उनको पुनर्स्थापन किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऐसी रिपोर्ट हमने सुनी है जहाँ पे 9 में से रादर 8 केसेस ही रेप के रिपोर्ट होते हैं। तो क्या ये डर, ये सामाजिक दबाव, क्या न्याय की उसमें रुकावट बनता है? ये है ना, लोगों की सोच के ऊपर है। 10 में से मैं ऐसे कहूँगी कि 4 केस ऐसे होते हैं, वो प्यार वाले होते हैं हम्म। कि आपसी समझौते से रिलेशन बने होते हैं और फिर मनमुटाव होता है और वो रेप में कन्वर्टेड कन्वर्ट हो होता है। जाता है। ऐसे केस दर्ज होते हैं। कई केस ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो समाज के डर की वजह से या इज़्ज़त चली जाएगी, लड़कियों पे ही पॉइंट आउट होंगे, ऐसे करके वो दर्ज करवाने नहीं आते। पर्टिकुलर छोटी बच्चियों के साथ जो होता है, हम्म। वो कई लोग नहीं बाहर आते हैं, लेकिन बाहर लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रोकोगे, तो ऐसे आरोपियों को और ऐसा होगा कि हम और करें, कोई हमको बोलने कोई वाला नहीं है, रोक-टोक वाला नहीं रोक-टोक होगा। वाला नहीं है, डर नहीं, कानून का डर नहीं होगा। बिल्कुल। और एक चीज़ ऐसी भी है कि जैसे जो भी कंप्लेंट करता है ऐसे केसों में, उनका नाम बाहर नहीं आता, उनका नाम साइलेंट रहता है, कहीं भी उनका ना फ़ोटो आता है, तो अब डरना नहीं चाहिए दर्शकों को, सामने आना चाहिए। राइट, राइट, राइट। सो
एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि अभी सूरत में ही आपने बताया कि एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था, जिसमें आपने बताया कि आप बड़ी माँ की तरह उस बच्ची को आपने अडॉप्ट भी कर लिया है। 2018 का ये एक रेप केस था। ऐसे निर्भया कांड के बाद भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे समाज ने उस कांड के बाद कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और प्लस अगर मैं, आप जैसे सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सूरत को तो वैसे देखें तो सेफ सिटी माना जाता है। तो चाहे हम सूरत की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, क्या लगता है आपको, ये वाकई में सेफ है हमारा पूरा जो सिस्टम जिसको कहें? देखिए, सूरत सेफ सिटी है ही, दूसरे सिटी के मुकाबले सेफ ही है, लेकिन यहाँ पे कैसे ग्रोइंग सिटी है। बाहर से ट्राइबल पब्लिक आती है जो अपने परिवार को लेके नहीं आती, राइट। अकेले रहते हैं। उसके पास जैसे काम से वो घर पे आएंगे, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। वो क्या करेंगे, फोन अपना लेके देखेंगे। तो फोन में आदमी कितना टाइम देखेगा, फिर वो पोर्नोग्राफी देखते हैं और अपना टाइम वैसे पास करते हैं। गुजरात के अलावा हम कई प्रांत में ऐसे देखेंगे कि वल्गरिटी वहाँ ज्यादा है, ओके। हमारे यहाँ उसके मुकाबले कम है। शादी ब्याह में भी जैसे बार गर्ल को लाके डांस करवाते हैं वो लोग, जाहिर में गंदे डांस होते हैं, वो उनके कल्चर में है कई जगह पे, जो हमारे गुजरात में नहीं है। तो वही मानसिकता से वो लोग आते हैं, तो पोर्नोग्राफी देखते हैं और फिर वो आवेग में आके आसपास देखते हैं इजी टारगेट क्या होता है, बच्चा, और राइट। वो रेप कर बैठे थे। खैर, आपने बिल्कुल सही बोला, हमें भी ऐसा लगता है, बट आपके व्यूज इसमें जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया और जो मूवीज है उसका बहुत ज्यादा योगदान रहता है इन सब चीजों पे। जैसे हाँ, आजकल जो मूवीज आ रही है या जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सब काफी चर्चा में रहते हैं, और उन्हीं की वजह से एक लोगों के मतलब एक, उन्हीं की वजह से तो नहीं कह सकते, पर वो भी एक जरिया बन जाते हैं लोगों की ऐसी सोच के लिए। 100%। देखिए, मैं कहूँगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी वेब सीरीज आती है, ये जो हमारे समाज में गंदगी फैलाई है उसी ने फैलाई है। सेंसर बोर्ड हर किसी, मतलब गुजराती फिल्म होगी उसमें लिखा होगा कि नॉर्मल पारिवारिक मूवी होगी, उसको भी सेंसर बोर्ड से पास होना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे हम साथ साथ है मूवी, पारिवारिक मूवी है, हम जी। साथ में बैठ के देख सकते हैं, उसको भी सेंसर बोर्ड उसके ऊपर है, वो पास होगी। लेकिन जैसे कोई वल्गर वेब सीरीज है, अभी जैसे पौरुषपुर का मैं नाम लूंगी, वो वेब सीरीज है, तो वो ऐसे ही आ रही है डायरेक्ट ही, उसके ऊपर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। तो वो रोक होनी चाहिए, आप परिवार के साथ बैठ के वो नहीं कर सकते। आजकल आप देखोगे हर वेब सीरीज में ड्रग्स लेते हैं खुलेआम, दारू बिल्कुल। पीते हैं, राइट। एकदम बोल्ड सीन देते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि व्यभिचार की चीजें ओपन होती है। राइट। हमारे समाज में कल्चर नहीं है कि लड़के लड़के रिलेशन बनाए या लड़कियां लड़कियां रिलेशन बनाए, लेकिन वेब सीरीज में ये चीज कॉमन होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को बिगाड़ते हैं। हम पढ़े हैं कि किसी भी देश को खत्म करना हो ना, तो उसकी संस्कृति को खत्म करो, और राइट। ये चीजें हमारी देश की संस्कृति को खत्म कर रही है। और जो बच्चे हमारे देखेंगे उसी का अनुकरण करेंगे, तो ये बच्चे ये देख के उसी लाइन पे जा रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। मतलब आपके हिसाब से यूथ को गलत दिशा इन वेब सीरीज की वजह से मिल रही है। 100% वेब सीरीज की जरिए मिल रही है। अभी आप देखो कि बच्चा चाहे तो कोई पॉर्न साइट पे जा सकता है, उस पे रोक नहीं है। रोक नहीं है, बिल्कुल। आपको अगर इंस्टा पे है कि 18 साल से नीचे के आईडी नहीं बना सकते, तो वो डाल देगा कि मैं 20 साल का हूँ, बिल्कुल। कोई चेक करने वाला नहीं होता। राइट। कई बच्चों के अकाउंट ऐसे हैं जो 10 साल के बच्चे हैं और उसने अपने 18 साल की एज डाल के एज भी वो डाल चला रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि माता पिता को सजाग होना पड़ेगा। माता पिता को देखना होगा कि अपना बच्चा क्या देख रहा है। बिल्कुल सही राइट। बात। हाँ, अपने मोबाइल में उसको मॉनिटरिंग या ऐसे डालो कि बच्चा क्या देख रहा है, पता चल जाता है फोन देख के, बिल्कुल। कितने घंटे उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। अगर आप अपने बच्चे को नहीं देखोगे तो कोई और देखने नहीं आने वाला। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। आज की तारीख में बच्चों को स्मार्टफोन देना एक नीड हो गई है, मगर उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। सही हम्म। बात है। एक अभी जो हम बात कर रहे थे कि 10 में से 9 केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं, मैं उसी से रिलेटेड एक और बात पूछना चाहूंगी कि आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे अगर ये केस जो रिपोर्ट होते हैं या समाज में जैसे उभर के आते हैं, उन बच्चियों की आगे जिंदगी पे क्या उसका असर पड़ता है? रेप के बाद की भयानकता रेप शब्द से बहुत गंभीर है। सब हम बोलते हैं रेप रेप, इसका रेप हुआ, खत्म हो गया, केस खत्म हो गया, सजा मिल गई, फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ,
ब्ला ब्ला जो भी हो। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिसके साथ रेप हुआ है ना, जाके उसके जीवन देख के आओ। एक केस जिस बच्ची की बात अभी हमने की, उस बच्ची के ही जीवन की बात कर रही हूँ। 4.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ 5वीं बलात्कार हुआ, उसके दोनों प्राइवेट पार्ट एक हो गए। पहली बार 30 टाँके लगे तब जाके उसका खून रुका था। उसके बाद 1 महीना वो एडमिट रही, 1 महीने के बाद उसका लैट्रिन बंद हो गया। पेट से आंत बाहर करके लैट्रिन बैग लगाई, कोलोस्टोमा बैग, और वो उस हिसाब से लैट्रिन करती थी। उस बैग के साथ वो 3 साल रही। ओह! बार-बार उसकी बैग खुल जाए, उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया था तो कभी भी खुल जाती थी, आँतों में इन्फेक्शन लगता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और उसमें उसके ऑपरेशन तो शुरू मतलब स्टार्ट ही थे। जो उसके दोनों प्राइवेट पार्ट एक हो गए थे, उसको अलग करने का ऑपरेशन बहुत जटिल था, जो मैं उसको अहमदाबाद करवाई मैंने। हुँ, जोशी सर, डॉक्टर जोशी सर है पीडियाट्रिक, उनके पास करवाया था और उसका आर्टिफिशियल सर्वाइकल बनाया गया। ओके। और अंदर 60 टाँके, मतलब अंदर-बाहर मिला के उसको 60 टाँके लगे। छोटे-छोटे उसके स्टिच होते हैं और उस बच्ची की हालत उसके बाद इतनी गंभीर थी, जैसे हम लोग अहमदाबाद से सूरत लेके आए, डॉक्टर ने कहा 3 महीने उसको बिठाना नहीं है। वो ऐसे ही उसको उसकी माँ सुलाती थी, ऐसे ही उसको खड़ा करती थी, खड़े-खड़े खाना खिलाओ, नहलाओ, वापस सुला। 3 महीने के बाद उसको ट्यूब में बैठने की परमिशन दी और उस तभी भी उसके स्टिच खुल गए थे और उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ़ में आई। निर्भया कांड और जो हमने कोलकाता वाला केस है, उससे कोई अलग नहीं है केस, सेम ही है। बस भगवान की दया थी कि ये बच्ची बच गई है और एक एग्ज़ाम्पल स्वरूप है कि रेप की भयानकता इतनी गंभीर होती है, फिर भी ये बची, ये कुछ आशीर्वाद है। अभी भी 12 ऑपरेशन उस बच्ची के हो गए हैं। मैंने सरकार से उसको 27 लाख रुपए दिलवाए, वो उसी बच्ची को हमने एफडी करवा दिया। उसका ऑपरेशन का जितना भी खर्च था मैंने खुद ने उठाया। हमने बहुत कभी बढ़िया। किसी क्या से बात कोई हेल्प नहीं ली उसके लिए। हाँ, कई डॉक्टरों ने हेल्प ली, कुछ ने अपनी फीस नहीं ली, वगैरह-वगैरह ये हुआ। और आज बच्ची स्टेबल है, स्कूल जा रही है, इंग्लिश मीडियम में मैं उसको पढ़ा रही हूँ। बहुत सुंदर। वो बच्ची मुझे बड़ी माँ बोलती है और बोलती है मैं बड़ी होके बड़ी माँ मैं आपकी ऑफ़िस जॉइन करूँगी और आप ही की तरह एडवोकेट बनूँगी। वाह। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और अभी भी उस बच्ची की प्लास्टिक सर्जरियाँ बाकी है। तो इसी से थोड़ा-सा कनेक्शन में एक सवाल मेरा ये है कि जो ये रेप सर्वाइवर्स होते हैं, इनके लिए लॉ का कोई प्रोविज़न नहीं है लॉ में? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आप लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई लॉ का प्रोविज़न है जहाँ पे इनके लिए मतलब गवर्नमेंट आगे आए, सभी के लिए? या आपको कोई स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है इनको इनके लिए सपोर्ट लेने के लिए? देखो और दूसरा मतलब प्लस इन लोगों को कोई परेशान ना करे या इनकी जो छवि है, उसको लेके कोई प्रोविज़न है लॉ में? हाँ, प्रोविज़न है। जैसे जब भी कोई छोटी बच्ची का रेप होता है तो उसको फ़ास्ट ट्रैक के अंदर चलाते हैं। मतलब हमारे यहाँ हुआ है 29 दिन में चार्जशीट हो गई है, 3 महीने में पूरा केस चल गया है, ऐसा बहुत सारे केस हुए हैं। अभी हमारे सूरत में ही 100 लोगों को सज़ा मिल चुकी है। उसमें से 90 लोगों को आजीवन कारावास, जीवन की अंतिम साँस तक की सज़ा वगैरह-वगैरह हुआ है और 11 लोगों को फांसी हुई है। हुँ। मतलब 101 लोगों को। तो 11 लोगों को फांसी हुई है, उसमें 1 की फांसी कन्फर्म हुई है, 10 की अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और ऐसे जो रेप पीड़ित होते हैं, उनको सरकार सहाय मिल देते हैं, 4 लाख, साढ़े 4 लाख देते हैं। फिर ओके। उसके बाद लगता है कि बहुत सीरियस। तो ये बात आज पहली बार हमें भी पता चली है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी करती है एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड। मतलब डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस गवर्नमेंट हर विक्टिम को मतलब ठीक करने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है उसके लिए कोशिश करती है, सपोर्ट करती है, बट उसके लिए कोई ज़रिया चाहिए और शायद आज वो ज़रिया हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो कहूँगी कि ये एक्चुअल समाज सेवा है। ऐसे समाज सेवा हम देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये है वाक़ई में समाज सेवा। और अगर अभी हम नहीं करेंगे, तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। उसको ना संस्कृति मिलेगी, ना संस्कार मिलेंगे, ना कुछ अच्छा मिलेगा। आज अगर हम क्रिमिनल बच्चों को नहीं सुधारेंगे, तो यही बच्चे हमारे समाज में आएँगे, हमारे बच्चों के सामने। यही रोड की मैं बात कर रही हूँ, भगवान महावीर कॉलेज है। उसके नहीं, श्याम मंदिर के बाहर एक आलू पूरी वाला बैठता था, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला आया और उसने कहा कि यही मैं उतार दूँगा, मैं आपको आगे तक नहीं लेके जाऊँगा। उसी में कहा सुनी हुई और उस लड़के ने उस ऑटो वाले को चप्पू मार दिया और ऑटो वाला मर गया। ओह! वही बच्चा जुवेनाइल बोर्ड पे आया था। तो मुझे लगा अरे यार, ₹10 के लिए तूने मार दिया किसी को, जीवन की कीमत क्या ₹10 है?
ऐसे वो इतना गुस्सैल बच्चा था और उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं थी। उस बच्चे को भी हमने सुधारा। वो भी आज गैरेज में काम करता है। हाँ, लेकिन उस जान की कीमत के लिए फिर मुझे लगा कुछ और अच्छे से और भी करना चाहिए। फिर हमने जो हमारा ग्रुप था, हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वो ऑटो चालक की वाइफ़ है, उसको हमने पैसा दिया, उनकी एफडी करवाई और उसके बच्चों को आजीवन शिक्षा मिले उस पैसों से, पैसा हमने पूरा वो करके दिया उनको। तो ऐसे केसेस में आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस टाइप के बच्चे होते हैं, जो आपके एफर्ट से वापस रिजुविनेट होके आते हैं, या जो सर्वाइवर्स होते हैं, उनको उनके लिए सोसाइटी को क्या मतलब रुख अपनाना चाहिए? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? हाँ, सोसाइटी को मैं कहना चाहूँगी कि देखो बच्चे वो नाज़ुक होते हैं, वो हमारी आस-पास के कहीं जो एटमॉस्फियर है उसी से वो क्रिमिनल बनते हैं, उसी से वो अच्छे इंसान बनते हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आप किसी की हेल्प करो, आस-पास आपको लगता है कि कोई बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो आप उससे बात करो, उसकी आवाज़ बनो। आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो भी उसकी आवाज़ बनो। ऐसा नहीं कि रेप सिर्फ़ लड़कियों के साथ होता है, रेप लड़कों के साथ भी होता है। आप अपने बच्चों से बात करो, आस-पास देखो। अभी क 2 दिन पहले की घटना है कि एक जो वृद्ध इंसान था, एक बच्ची को लेके जा रहा था और पड़ोसन ने देख लिया और उसने चिल्ला दी और उसी से उस बच्ची की जान बच गई, वरना एक रेप केस और कल ही जुड़ जाता, हमारे सूरत को और कलंकित कर देता। तो ये जागरूकता थी उस लेडी की तो हो पाया। तो अगर समाज जागरूक बनेगा, आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो गंद आ रही है, वो क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो हमारे ऊपर है। आपके सामने समझो कि आप जैन फैमिली से हो, आप नॉन-वेज भी है और वेज भी है। आपके ऊपर है, आप क्या लो। बिल्कुल सही बात है। तो हमें जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, वो चीज़ करनी है और समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं या समाज के जो आगेवान होते हैं, आप उनसे मिलिए और कहिए कि हमें हमारी संस्कृति बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम हमारे खत्म हो जाएँगे। ऐसी कोई एनजीओ है जो इस तरीके के बच्चों को या इस तरीके के विक्टिम्स को रिजुविनेट करती है, सूरत लेवल पे या इंडिया लेवल पे, जो आपकी नॉलेज में है? संस्कृति बचाने के लिए एक एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेव कल्चर सेव भारत नाम से ओके। और उदय मारूरकर जी हैं उनके मेन चेयरमैन। उन्होंने ठान लिया है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जो गंदगी आ रही है, वो नल मैं बंद करके रहूँगा और बहुत अच्छे से फाइट दे रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट में उसने पीआईएल भी फाइल की है कि इसके ऊपर एक रोक होनी चाहिए। जैसे सेंसर बोर्ड हर किसी के ऊपर होता है, वैसे ये कंटेंट के ऊपर भी होना चाहिए। देखिए वो कंटेंट छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, उस वजह से इतने सारे रेप होते हैं, दूसरे चाहे व्यभिचार, ड्रग्स वगैरह, बच्चे बिगड़ रहे हैं, संस्कृति बिगड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसपे एक रोक ऐसी होनी चाहिए कि भई उसको फ़िल्टर करके आए। अगर हम कोई मूवी बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं उसपे गंदी गाली बोले ही, बिना गाली बोले ही आप वो मूवी बना सकते हो। बिल्कुल। बिना ड्रग्स सीन दिखाए भी कर सकते हो, बिना बोल्ड सीन दिखाए भी कर सकते हो। पहले के ज़माने में भी ऐसे बोल्ड सीन होते थे, लेकिन वो साइलेंट होते थे। जो राइट। समझना होता था और अभी तो पूरा ओपनली ओपनली। जैसे अभी हमने देखा एनिमल मूवी का देखा। बिल्कुल। हाँ, तो देखो इतना मार-धाड़ बाहर निकलो देख के फिर आपको लगता है किसी को मार दो। सही बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही नहीं, बात ये है। बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हम जिस तरीके की मूवी देख के आते हैं ना, हमारा माइंड उस तरीके की वाइब्रेशंस को कैच कर लेता है। विकृति पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कॉमेडी देख के आओगे तो आप खुश और हो हाँ, जाओगे। बच्चे उस चीज़ को फ़िल्टर भी नहीं कर नहीं पाते, पाते। प्रॉब्लम ये है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन मैं भी जानता हूँ जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। मैं सूरत का उसका चैप्टर चेयर था। वो सूरत में भी है और अभी ऑल इंडिया लेवल के 71 सिटीज में वो काम कर रही है। यंग इंडियंस, जो सीआईआई के अंडर में काम करता है। उनका एक प्रोजेक्ट मासूम है, जहाँ पे वो चाइल्ड सेक्सुअल लाइक अब्यूज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर। जी, तो ऐसा कोशिश, अगर मौका मिलेगा तो आपको भी उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ज़रूर से मैं जुड़ के काम करूँगी और मुझे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है वो मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही समाज सुधर रहा है। बहुत बढ़िया। सही बात है। ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो ड्रग एडिक्शन को लेकर वर्क कर रही हैं, हुँ। पर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्क जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ नहीं पहुँच रहा है। शायद। देखिए, आप समाज को जागरूक करेंगे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ले रहे हैं आप उनसे मिलिए, वो क्यों ले रहे हैं?
उन मतलब कहीं न कहीं उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मेंटली हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वो दीजिए, उनसे बात कीजिए। और ऐसे लोगों मतलब रिहैब सेंटर में अगर आप भेजोगे तो उनका नाम भी साइलेंट ही रहता है। ओके। हाँ, पहले उस इंसान को समझना होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। हम्म। तो वो खुद प्रिपेयर होगा ऐसे रिहैब सेंटर जाने के लिए, तो उससे बाहर आ सकता है। सूरत का एक बहुत नामी इंसान, हम उसी में बहुत अच्छा इंसान हम ड्रग्स के चलते खो दिए हैं। बस नशे-नशे में अपने आप को शूट कर दिया वो, अच्छा इंसान था फिर भी। हम्म। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि उस टाइम के बाद कि समाज को कोई अच्छी दिशा, अच्छी राह दे, उसकी ज़रूरत है। और कई ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे, जिससे मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है और मैं लग गई। ऐसी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो नेशनल लेवल पे काम करती है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। यंग इंडियंस जो सीआईआई के अंडर में चलती है, उनका एक प्रोजेक्ट मासूम चलता है, जी, जहाँ पे वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर लोगों को क्या कहते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो अगर उनके साथ मिलके कुछ आपके साथ में प्रोग्राम करना चाहे तो हम जरूर उनको आपके साथ जोड़ेंगे। ज़रूर से। मैं तो बोल रही हूँ कि कोई भी एनजीओ, कोई भी सेवा का की कार्य कर रहा हो, वो आप जुड़िए मुझसे, मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। इसके अलावा भी आपको कहीं लगता है कि आपको कोई कानूनी सलाह की ज़रूरत है, कोई बच्चे हैं, उनको कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप खुल के आइए। आपको कोई नशे के दंगल में डाल रहा है, तो भी आप मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी। ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है सूरत में या अपने इंडिया में या गुजरात में, जहाँ पे आज अपन ने चाइल्ड हेल्पलाइन तो सुना हुआ है, मगर इस तरीके के केसेस के लिए स्पेसिफिक हेल्पलाइन? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ड्रग्स के लिए। ड्रग्स अगर आपको छुड़ाना है तो ये कमिश्नर ऑफिस की एक टीम है, जो सुसाइड निवारण पे काम करती है। ओके। ओके। उसका आप कॉन्टैक्ट करोगे, आप क्यों सुसाइड करना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक काम कर रही है, उसके अंतर्गत ये आएगा। चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, ये जो भी क्राइम की या रेप की या इस तरह की, तो हमें लगता है सिर्फ गर्ल चाइल्ड है तो हमें ज्यादा सजग होने की जरूरत है। लेकिन वो पेरेंट्स जिनके बॉय चाइल्ड है, आप उनको भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि बॉय चाइल्ड के केस में आर दे कम्प्लीटली सेफ, या हमें कैसे एजुकेट करना चाहिए हमारे बच्चों को? मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि देखो, बच्चा बच्चा होता है, और जो ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, वो नहीं देखते वो गर्ल चाइल्ड है या बॉयज़ चाइल्ड है। हम्म। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि ऐसी विकृतता वाले लोग वो छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उससे बात करो। क्या हम्म। ऑटो वाला, स्कूल में कोई प्यून है, या बाहर कोई उसका कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई उसको नशा करवा के क्या ऐसा उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, किसी ने उसके पार्ट्स को कुछ गलत तरीके से छुआ है, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबसे अच्छी टीचर होती है माँ। राइट। माँ और बाप दोनों ही। तो वो उस बच्चे से खुल के बात करेंगे तो कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, गुड टच बैड टच सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखाना जी, जरूरी है, जी। अवेयरनेस उसमें भी हाँ। क्रिएट होनी चाहिए। राइट। और कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, जैसे रात को लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है ये कुछ स्टीरियोटाइप्स है ना, ये शुरुआत से ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें घर कर कर जाती देती हैं। हैं कि हाँ, लड़के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग से ही एक रूट्स बन जाती हैं। अभी हमें नहीं पता कि समाज में बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत बिगड़ चुका है। हम्म। मेरे जुवेनाइल बोर्ड की एक लड़के की सच्ची कहानी की बात करूँगी। जैसे मैं उसको काउंसलिंग के द्वारा मेरे से बात आई, तो उस एक लड़का था, 13-14 साल का था। 4-5 लड़के रोज़ उसके साथ रिलेशन बनाते थे। पहले उसको छोटा-सा वो एक गोली दी, फिर उसको एक पोटली सूंघने के लिए दी, और वो पोटली सूंघते-सूंघते उसको आदत हो गई। और हम्म। उसके बाद उसको इतना आदी बनाया कि उसको नशा चाहिए, तो उसको उस बच्चे को उस सब 5-6 लड़कों के साथ रिलेशन बनाना पड़ता था। जिसको जब भी मर्ज़ी हो तब बुलाते थे और करते थे। और उस बच्चे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, हम्म। और फिर जब हमें पता चला तो हमने उसको बच्चे को उस चीज़ से बाहर भी निकाला, उस सदमे से भी बाहर निकाला, और उस बच्चे की जगह पूरी प्लेस चेंज कर दी।
ओके। आप तक अगर लोगों को पहुंचना हो तो कैसे पहुंच सकते हैं? मेरा नंबर आप दे सकते हो और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, सेवा के लिए तत्पर हूँ। एक साइबर क्राइम की भी मैं बात कहूँगी। आजकल क्या ट्रेंड चला है कि जैसे अभी हम सब बच्चों के रूम अलग-अलग होते हैं, तो बच्चे रूम में क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता, वो ऐसे ही इंस्टा पे चैट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे का मूड अच्छा नहीं होता, तो ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, उस बच्चे को बताते हैं, "यार" पोस्ट जैसे करेंगे, "बहुत हॉट दिख रही है, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है।" तो तारीफ़ हर किसी को अच्छी लगती है। ऐसे राइट। करते-करते उसको अपनी बातों में लेते हैं, प्यार के जाल में फँसाते हैं। एक आध दिन जैसे देर रात तक बच्चा फ़ोन पे लगा रहेगा और बहुत हम्म। लंबी बात होगी, तो वो उसकी बातों में आ जाएगा। उसको हम्म। नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। इस स्कैंडल में बड़े भी फँसते हैं और छोटे भी फँसते हैं। और फिर अचानक से आएगा कि मुझे तुझे देखना है, तेरा बोल्ड लुक और न्यूड फ़ोटो की माँग करते हैं और बच्चे जैसे दिखा देते हैं या बड़े भी दिखा देते हैं कुछ भी, तो फिर हम्म। उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे 3 लोगों ने सुसाइड की थोड़े टाइम पहले ही, ऐसे ओह। ब्लैकमेलिंग में। एक ने सूरत में ही सुसाइड की थी और हमारे जो होम मिनिस्टर थे उसने भी ये हर्ष भाई। हर्ष भाई ने भी कहा था उसके लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल के बाहर आओ। इसको और एक स्पेसिफिक वर्ड कहा जाता है, मेरे को वर्ड अभी क्लिक नहीं हो रहा है। ये डेटिंग ऐप नहीं स्कैम नहीं, है। डेटिंग ऐप स्कैम नहीं है, इसको बोलते हैं कुछ वीडियो पे है ना, आपके वो ऑब्सीन फोटोग्राफ्स ले ले लेते लेते हैं। हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं हाँ। या नॉर्मल आप वीडियो कॉल भी करोगे तो फेस आपका रहेगा, बाकी एडिटिंग होगा। लेकिन ब्लैकमेल करते हैं, आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड होंगे, उनको भेजेंगे। फिर आपसे पैसे हम्म। हटते हैं और वगैरह-वगैरह बहुत केस मेरे पास ऐसे आते हैं। हर्ष भाई संघवी ने इसके ऊपर एक मतलब वीडियो जारी किया था और हाँ, सब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करी थी कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ है। खुल के बाहर आइए, बस आप एक आवाज़ उठाइए। हम सब आपके साथ में हैं, बस आवाज़ उठाने की देर है। ये जो आपने अभी ये जो बात कही ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कल्चर होता जा रहा है। सब बच्चों का अलग अलग रूम, अलग अलग फोन रहता है। माँ बाप को मालूम ही नहीं होता कि वो बच्चा किस सिचुएशन से आज पूरे दिन हुँ, गुजरा है और वो आज मोबाइल में भी रात को क्या देख जी, रहा होगा, कब जी, तक देख रहा जी। होगा। सो वी आर एक्चुअली वेरी लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट। और फिर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसे ही केसेस में बच्चे हाँ, उलझते जाते हैं। बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। एक किस्सा और भी है, जो ये ड्रग्स वाले और क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो बच्चों का यूज़ करते हैं एक कैरियर की तरह। उसको ड्रग्स कहीं सप्लाई करना होता है, वो बच्चों के स्कूल बैग में डाल देंगे, यहाँ से यहाँ भेज दो। उसके बदले पहले उसको आदी बनाते हैं, फिर उसको कैरियर की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा दारू की खेप का हो, दारू की बोतल का सप्लाई का हो, जो गरीब बच्चे हैं ना, उनका ज़्यादा यूज़ होता है हम्म। और ये बच्चे को पुलिस पकड़ भी लेगी, तो इज़िली वो छूट जाएँगे, उसका उपयोग करते हैं। मैं जब बोर्ड पे थी, मेरे नज़र में जैसे ये लोग आए थे, तो मैंने तुरंत उनका रिपोर्टिंग किया था। जो भी पुलिस थाना मुझे लगता है मेरे पास ऑब्जर्वेशन होम 7 डिस्ट्रिक्ट के थे और जो मेरी सत्ता थी बोर्ड मेंबर की वो सूरत डिस्ट्रिक्ट की थी। तो सूरत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुलिस थाने थे, सभी पीआई को मैंने बुलाया, बात की कि आपके विस्तार में जितने भी कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग हो, आप उनको पकड़ो और उसके ऊपर कार्यवाही करो। तो बहुत अच्छे से काम किया था सीपी सर, सतीश शर्मा जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हेल्प की थी। हमने बहुत लीगल कार्यवाही की थी आउट ऑफ वे जाके। तो ऐसे केस में जब आपको पता चलता है कि कोई बच्चा आपके पास आया है बिकॉज वो किसी बुटलेगर के साथ में या किसी ड्रग सप्लायर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस इमीडिएट एक्शन लेती है? हाँ, मैं करवाती हूँ। अच्छा, मतलब पुलिस इमीडिएट लेती नहीं है, आपको पुलिस करवाना पड़ता है। देखो, पुलिस की मर्यादा ये होती है कि जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक वो नहीं जा सकते, ऐसे। कोई नॉर्मल इंसान है उनके घर पे जाके वो चले जाएँगे तो और दूसरी चीज़ें बाहर आ जाती है। बिल्कुल। तो पुलिस की भी मर्यादा होती है इसलिए जब कोई कंप्लेंट करता है तभी वो एक्शन ले सकते हैं। तो उस बच्चे की हालत एक कंप्लेन के रूप में नहीं ली जा सकती? बच्चा नहीं बोलेगा, जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं देगा। जैसे बच्चे ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं तेरे साथ में हूँ। बच्चे ने मुझे राइटिंग में कंप्लेंट दी, उसके बेस पे मैंने अपने लेटर पैड पे उनको पुलिस को कहा कि आप इनकी इंक्वायरी करवाओ। एक घटना मैं कहूँगी ये मेरे पास एक गैंग रेप वाले बच्चे आए, उसकी उम्र थी 11 साल, 9 साल, 13 साल, 14 साल। आप समझो कि इतने साल की उम्र गैंग रेप कैसे कर सकते हैं? तब पूरी जैसे चीज़ बाहर आई कि उन्होंने एक मोबाइल में क्लिप देखी थी और उसका अनुकरण करते हुए वो छोटी 2.5 साल की बच्ची को
टॉफ़ी दिलाने के लिए लेके गए और टॉफ़ी देते-देते वहाँ पे थोड़ी अंदर जंगल विस्तार में लेके गए। वहाँ पे पत्थर रखा, उसके ऊपर मोबाइल रखा, मोबाइल में जैसा हो रहा था, वैसा-वैसा ये लोग करते जा रहे थे, ओहो ऐसे। एक लड़के ने ट्राई की थी, 3 को ज़बरदस्ती ट्राई करवाया, लेकिन गैंग रेप में तो सभी लोग आ जाएँगे। बिल्कुल। उस बच्ची की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बुरी रेप के अलावा जो सदमा उसको लगा था और छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची, उसके प्राइवेट पार्ट से कोई छेड़खानी करेगा तो भी खून निकलेगा। फिर मुझे पता चला कि पोर्नोग्राफ़ी उन्होंने देखी थी, तो कहाँ से उनके फ़ोन में आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने ₹20 दिए थे और मुझे डाउनलोड करके दी थी एक मोबाइल वाले ने। मैं खुद कंप्लेनर बनी, मैंने पुलिस को कहा कि उस मोबाइल वाले को भी आरोपी बनाओ। उस राइट क्लिप की वजह से आज ये रेप हुआ है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और ऐसे बहुत सारे मोबाइल वाले आज की तारीख में भी हाँ, अवेलेबल हैं जो आपके मोबाइल में ऑब्ससीन कंटेंट डाउनलोड करके कर दे सकते सकते हैं। बस उनके ऊपर रोक होनी चाहिए यस कि आप देखो कि किस उम्र के लोगों को आप करके दे रहे हो। बच्चा बिल्कुल आ रहा है फिर भी वो डाउनलोड करके दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर ये सब अलाउड होता इंडिया में तो क्या ये साइट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन थोड़ी करती। मेरे हम्म, हिसाब से उन लोगों को ये करना ही नहीं चाहिए। जी। वो एज वाली बात ही नहीं, मुझे लगता है अगर आप और मैं भी जा रहे हैं हाँ, तो वाई। हवाई ये नैतिकता की बात है और बिल्कुल इंसानियत और नैतिकता होगी तभी समाज बचेगा। हमारी जो शुरू से जो बात हुई थी उसी पे हम लोग आ गए। आज हम वेस्टर्न कल्चर अपनाने के उस पे चल रहे हैं और मैंने बहुत देखा भी है, सुना भी है कि आउट ऑफ इंडिया जो दूसरी कंट्रीज है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने की एडप्ट कोशिश कर कर रही रही है। अभी हम देखिए जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड में जो वैदिक और घरेलू उपचार थे वही काम में आए, बाकी कोई राइट दवाई काम में नहीं आई। वैसे संस्कार जो है वही हमारे काम में आएगा। अभी हर्ष भाई ने भी कहा कि भी जिस जो लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, आप उसको समाज से बाहर करो, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। बिल्कुल। आज का जो एक एपिसोड था ना, ये वेल्थ से रिलेटेड तो नहीं था, मगर लाइफ में बहुत सारी विजडम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इसकी वजह से। एंड ये एक लाइफ का रियलिटी चेक था कि ग्राउंड लेवल पे जो वॉरियर्स हैं इनके जैसे, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इन सबको एग्जीक्यूशन करने में, कितनी बोल्डनेस दिखानी पड़ती है एंड बीइंग अ लेडी बिना डरे ये इतना सारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रही है, उनको सपोर्ट दे रही है। सो इट्स अ सैल्यूट टू यू मैम। थैंक यू। आपकी एक्चुअली प्रतिभा जी, मैं ये कहूंगी कि आपकी प्रतिभा ही हमारे लिए एक मिसाल की तरह है कि कैसे हमारा भी एक इतना अवेयरनेस मिली है कि कैसे हम भी अपने बच्चों को, अपने समाज को सुरक्षित रखें और यही अवेयरनेस चारों तरफ फैलाएं। रियली सैल्यूट टू यू थैंक मैम। और मैम ने बोला उनका नंबर शेयर करने के लिए, पर वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट यस वी अश्योर यू अगर आप कोई भी तकलीफ या कोई भी आपको जरूरत हो मैम की, आप इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में लिखिए, हम इंश्योर करेंगे कि हम मैम से आपको कनेक्ट करें। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।